बेटा आज के हमारे वीडियो में हमें ईंधन सेल के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले इस बात को देख लेते हैं कि ईंधन सेल होता क्या है। तो मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूं कि ईंधन सेल होता क्या है। देखिए, वह सेल जिसमें किसी रासायनिक पदार्थ को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए उस पदार्थ की दहन ऊष्मा से या ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ईंधन सेल कहलाते हैं। ईंधन सेल कहलाते हैं। ईंधन सेल वे सेल होते हैं जिसमें से हम किसी रासायनिक पदार्थ को लेते हैं, उसे ईंधन की तरह जलाते हैं, और जब ईंधन की तरह जलाने पर उससे ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो जब किसी ईंधन को जलाया जाता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हम भी इस सेल में एक ईंधन को जलाते हैं, किसी केमिकल को जलाते हैं, और उस केमिकल को या उस रासायनिक पदार्थ को जलाने पर जो ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्मा को ऊर्जा भी कह सकते हैं, तो जो ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, हम उस ऊष्मा या ऊर्जा से एक रासायनिक क्रिया को संपन्न कराते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉनों के फ्लो से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो अगर कोई ऐसा सेल है जिसमें मैं ईंधन को जलाकर उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करा सकता हूं, तो मैं ऐसे सेल को कहने वाला हूं ईंधन सेल। अगर मैं मेनली देखता हूं कि ईंधन सेल में से कौन कौन से रासायनिक पदार्थों को मेनली यूज किया जाता है, ज्यादातर आप कौन कौन से रासायनिक पदार्थों को यूज कर पाते हो ईंधन सेल में, तो मैं उनको भी एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं कि कौन कौन सा सेल, कौन कौन से ईंधन यूज में आते हैं। तो मैं इस चीज को लिखे देता हूं कि ईंधन सेल में हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और मेथिल अल्कोहल आदि पदार्थों को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कि अगर मुझे फ्यूल सेल में एनर्जी को प्राप्त करना होगा तो मैं ईंधन के रूप में उसमें हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, मीथेन गैस और मेथनॉल को यूज में ला सकता हूं। इनको इसलिए भी यूज में लाया जा सकता है कैसे ये सारे पदार्थ बहुत ही तेजी से जलते हैं, शीघ्रता से जलते हैं और हाई एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों में से हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए मैं ऐसे पदार्थों को ईंधन सेल में यूज कर सकता हूं। क्योंकि मैं तरह तरह के ईंधनों को सेल में यूज कर सकता हूं और उसके से ईंधन सेल को बना सकते हैं हम लोग। इसलिए अगर आप तरह तरह के फ्यूल को यूज कर सकते हैं तो हर प्रकार के फ्यूल के लिए जो सेल का सेटअप होगा वो डिफरेंट होगा।
अगर आपको हाइड्रोजन को गैस को जलाकर ईंधन सेल बनाना है तो उसके लिए सेल का सेटअप दूसरा रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो ईंधन सेल का टाइप थोड़ा सा दूसरा रहेगा। तो बेटा हम लोगों को कई प्रकार के ईंधन सेल प्राप्त हैं, उनमें से आज हम एक नए प्रकार के ईंधन सेल को पढ़ेंगे जिसका फिगर आपके सामने बना हुआ है। इस ईंधन सेल में से दो गैसों को यूज किया गया है, एक हाइड्रोजन गैस को और दूसरी ऑक्सीजन गैस को, क्योंकि इस सेल में हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल यूज किया गया है। हम फ्यूल के रूप में या ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस को यूज करने वाले हैं, इसलिए इस ईंधन सेल का नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, इसमें से दो गैसों का यूज हुआ इस ईंधन सेल में, एक हाइड्रोजन गैस को और एक ऑक्सीजन गैस का। क्योंकि इस ईंधन सेल को बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यूज हुआ है, हमने इस ईंधन सेल का नाम रखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। क्योंकि इस प्रकार के सेल का निर्माण सबसे पहले बैकन ने किया था, हम इसे बैकन सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि फ्यूल सेल क्या होता है, मैंने इस बात को पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या होता है। तो हम इस बात को, इस ईंधन सेल की हेडिंग को मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल क्या है। तो बेटा सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। तो बेटा मैंने पहले भी बता रखा है, किसी सेल को पढ़ने के लिए जरूरी होता है सेल की तीन मुख्य भागों को पता कर लेना। अगर आपने सेल के तीन मुख्य भागों को पता कर रखा है तो सेल आपके लिए बिल्कुल आसान है। कौन कौन सा तीन प्रमुख भाग है कि उसमें प्रयुक्त किए गए इलेक्ट्रोड कौन से हैं। आखिर एक सेल को बनाने में दो इलेक्ट्रोडों का यूज होता है, वे इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं, किस किस धातु के या किस अधातु पदार्थ के इलेक्ट्रोडों का यूज किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं देखता हूं तो दूसरी चीज है कि इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा गया है, यह विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन सा है। आखिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सेल की प्लेटों को अपने अंदर डुबाए रखे, ये सेकेंडरी हो गया। अगर मैं तीसरी में मुख्य बात को चेक करूं तो सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं। तो मुझे एक सेल में तीन चीजों को जान लेना बिल्कुल आवश्यक होता है, इलेक्ट्रोडों को, विद्युत अपघट्य को, और तीसरा नंबर अगर मैं देखा हूं तो सेल की रासायनिक अभिक्रियाओं को। तो मैं एक एक को स्टार्ट करता हूं। मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूं कि हमारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में इलेक्ट्रोडों अर्थात एनोड, दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कौन से पदार्थों को यूज किया गया है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोडों में कौन कौन से इलेक्ट्रोडों का यूज किया गया। तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, पहला एनोड और दूसरा कैथोड। तो मैं चेक करूंगा कि हमने एनोड में से किस प्रकार के पदार्थ का यूज किया। बेटा बड़ा आसान है, मैंने लिखा है। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में एक खासियत है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में जिस पदार्थ का एनोड होता है सेम उसी पदार्थ का कैथोड होता है। तो मैं सबसे पहली बात लिखूं अगर, तो मुझे एनोड और कैथोड दोनों सेम पदार्थ के मिलते। कैसे? ग्रेफाइट के छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ सके, और उन छेदों में भरा जाता है प्लेटिनम या पैलेडियम के ऑक्साइड को। तो मैं ऐसा कुछ लिखता हूं कि ग्रेफाइट के छिद्रयुक्त, ग्रेफाइट के छिद्रयुक्त या ग्रेफाइट की छिद्रयुक्त छड़ों में भरा हुआ प्लेटिनम का ऑक्साइड, प्लेटिनम का ऑक्साइड या प्लेटिनम का ऑक्साइड नहीं है तो पैलेडियम का ऑक्साइड, पैलेडियम का ऑक्साइड
तो अगर मुझे एनोड की बात होगी, एनोड कैसे बनाया गया, तो बिल्कुल आप आसानी से समझ गए। ग्रेफाइट की छिद्रयुक्त क्षणों को लेना है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे, और उन छिद्रयुक्त क्षणों पर मुझे क्या भर देना, या तो प्लेटिनम को ऑक्साइड को भर देना है या मुझे पैलेडियम के ऑक्साइड को भर देना है। अब मैं कैथोड के विषय में इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि इस सेल में एनोड और कैथोड जो होते हैं वो दोनों सेम प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। जिस प्रकार से कार्बन के छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोड पर पैलेडियम या प्लेटिनम के ऑक्साइड को भरकर एनोड बनाया जाता है, उसी प्रकार कैथोड को भी बनाया जा सकता है। तो क्योंकि कैथोड को भी उसी प्रकार बनाया जाता है, मैं कैथोड पर आगे लिखता नहीं हूं। और अच्छा, एक चीज और है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड तो हो गए। अब सेकंड नंबर पर अगर आप बात आती है कि इस इलेक्ट्रोडों को किस विद्युत अपघट्य पदार्थ में डुबाया गया है, तो मैं विद्युत अपघट्य पदार्थ की बात करता हूं। तो मुझे सेकंड नंबर पे चाहिए कि कौन सा विद्युत अपघट्य पदार्थ ईंधन सेल में यूज किया गया है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में यूज किया गया है, विद्युत अपघट्य। तो बेटा आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोड दो क्षणों के रूप में है, इसके बीच में बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन भरा जाता है। तो मैं यहाँ लिखे भी देता हूँ, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को भरा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मुझे क्या देखने को मिलता है कि अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाया जाता है तो पोटेशियम भी अपने आयनों में टूटता है, के पॉजिटिव आयन में, और OH निगेटिव आयन में टूटता है। तो ये हो गया विद्युत अपघट्य, क्योंकि आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पर एक और इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं विद्युत अपघट्य में इस बात को लिखे देता हूं कि विद्युत अपघट्य के रूप में आप KOH या फिर NaOH का जलीय विलयन ले सकते हो। जलीय विलयन का मतलब है इसको जल में घोलकर जलीय विलयन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, KOH को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, NaOH को भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे या तो KOH के पे थ्रू रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी या NaOH के। मैंने कुछ भी नहीं रखता, आप KOH से भी लिख सकते हो रिएक्शन, NaOH से, क्योंकि ये रिएक्शन लिखनी है, मैंने KOH से लिखना स्टार्ट कर दिया। हाँ, एक और चीज को ध्यान रखना है, हमेशा सेल को बनाते समय इस बात को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस जिस साइड से सेल के अंदर इंटर करेगी एज ए फ्यूल, उस साइड एनोड की छड़ को रखना है, और जिस ओर से ऑक्सीजन गैस इंटर करेगी सेल के अंदर, उस ओर कैथोड को रखना है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है सेल को बनाने में और समझने में, हाइड्रोजन गैस सेल के अंदर जिस साइड से इंटर कर रही है एनोड की क्षण होगी, और ऑक्सीजन गैस जिस साइड से इंटर कर रही है वो कैथोड की क्षण होगी। तो मुझे इस बात को भी यहां लिख देना चाहिए कि एनोड और कैथोड की क्षणों की पहचान किस प्रकार से होती है। तो मैं इसको लिखे देता हूं, हाइड्रोजन गैस एनोड की ओर से जबकि ऑक्सीजन गैस कैथोड की ओर से, कैथोड की ओर से सेल के अंदर प्रवेश पाती है, सेल के अंदर प्रवेश पाती है। तो जो हाइड्रोजन गैस है उसको एनोड की ओर से अंदर भेजना है सेल के, और जो ऑक्सीजन गैस जिस साइड से इंटर करेगी वो सेल का, जिस इलेक्ट्रोड की ओर इंटर करेगी वो सेल का कैथोड सिरा होगा। तो सेल के इंफॉर्मेशन में अगर मुझे सेल के विषय में इलेक्ट्रोलाइट या प्लेट या प्लेटों की पहचान करनी थी, मैं इन 3 पॉइंट की सहायता से, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन 3 पॉइंट की सहायता से सेल के विषय में और इंफॉर्मेशन ज्ञात कर दूंगा। मैंने बताया था सेल में इलेक्ट्रोडों और विद्युत अपघट्य की पहचान के अलावा एक चीज की और पहचान करनी होती है, एक चीज को और समझना होता है, सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। क्योंकि किसी भी सेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो उस सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। और आप इस सभी इस बात को जानते हो कि प्रत्येक सेल में एक रेडॉक्स रिएक्शन संपन्न होती है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर,
एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के लिए। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा सेल वर्क नहीं करेगा। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर वाली रेडॉक्स रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करता हूं या पहचानना स्टार्ट करते हैं कि कैसे रिएक्शन होगी। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोडों के बीच के लिए ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात आती है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में रिएक्शन किस किस प्रकार से संपन्न होती है। अगर रिएक्शन कैसे कैसे संपन्न होती है तो मुझे एक एक इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन को लिखना होगा। सबसे पहले मुझे लिखना होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसको जलीय विलयन के रूप में भरा गया, क्या इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज आया या इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि सेल तो बाद में वर्क करेगा। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट अपने लिए रिएक्शन करे, अपने आप को आयन में ब्रेक करे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के लिए रिएक्शन, तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट अर्थात विद्युत अपघट्य के लिए अभिक्रिया लिखता हूं। विद्युत अपघट्य हमारे यहां सेल में कौन सा यूज किया गया है, KOH। आप NaOH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, KOH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। KOH को जैसे ही मैंने जल में घोला, मैंने इस बात को पाया कि पोटेशियम पॉजिटिव आयन के फेज में और OH माइनस आयन के फेज में टूट गया है। अच्छा, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि जैसे ही KOH पदार्थ को आपने जल में घोला, जल के अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से टकराए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मिली, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी। आप जानते हो जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, उसमें उपस्थित एटम अपने आयनों में ब्रेक होने लगते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आयन में ब्रेक हुआ, क्योंकि पोटेशियम मेटल है, पॉजिटिव आयन बनाया, और हाइड्रोक्सिल ने एक ऐसा आयन बनाया, निगेटिव आयन। ये तो हो गई इलेक्ट्रोलाइट पर होने वाली रिएक्शन। अब मुझे पढ़ लेना चाहिए कि एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूं एनोड पर। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है, तो सबसे पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए कि एनोड पर कौन सी गैस इंटर कर रही है। आप सभी को पता है एनोड पर इंटर करने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस। अच्छा, एनोड पर अगर हाइड्रोजन गैस इंटर करती है, मैं इसको अलग से समझता हूं। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2, स्ट्रक्चर फॉर्मूला H सिंगल बॉन्ड H। अब हाइड्रोजन गैस का केवल एक मॉलिक्यूल तो अंदर भेजा नहीं जाएगा, हाइड्रोजन गैस के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल अंदर भेजे जाएंगे। पहले हाइड्रोजन गैस के अणु का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, दूसरे हाइड्रोजन गैस के अणु के स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे मैंने हाइड्रोजन के अणुओं को अंदर भेजा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के, और एक चीज और सबसे बड़ी बात है, और मैंने सेल को 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया, और इसका प्रेशर रखा 20 atm से 40 atm। मैंने तो इसको बताया ही नहीं कि मैंने हाइड्रोजन गैस को इंटर किया, 20 atm से 40 atm का प्रेशर अप्लाई किया, और जैसे मैंने 70 to 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अप्लाई किया, मैंने इस बात को देखा कि हाइड्रोजन गैस का जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। हाइड्रोजन गैस का कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ? हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, जैसे इसको टेम्परेचर मिला तो टेम्परेचर और प्रेशर के इस इफेक्ट में हाइड्रोजन गैस अपने आयंस में ब्रेक हो गया। अब क्योंकि एक हाइड्रोजन अगर टूटता है अपने आयंस में, तो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। सोचो अगर ये वाला मॉलिक्यूल टूटेगा, एक हाइड्रोजन आयन ये बनाएगा, एक हाइड्रोजन आयन ये बनाएगा। अगर दोनों हाइड्रोजन आयन बनाकर तैयार करते हैं तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने पर 2H+ का निर्माण होता है। अगर 2 मॉलिक्यूल टूटेंगे, अगर हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल्स आयंस में ब्रेक होते हैं तो 4H+ आयन का निर्माण होगा, और 4H+ आयन का निर्माण होगा तो साथ में एक और सोचने वाली बात है। अगर 4H+ आयन का निर्माण हो रहा, आप ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने थे? 4। उन सभी 4 एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है। इस प्रकार से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने, या हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ने 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया है। अब 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज किया है तो मैंने उन इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को राइट हैंड साइड पे लिखा। कैसे? इसमें ना तो पॉजिटिव ना निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब ना तो इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है।
लेकिन जब मैं इसको देखता हूं मुझे ये पता चलता है एक हाइड्रोजन में 4 को ढके लेता हूं, एक हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 4 हाइड्रोजन पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने राइट हैंड साइड पर उससे 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं कि जो 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो मैंने इसको पूरा कर दिया रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। इसका मतलब है हाइड्रोजन अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, लूज करता है। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, आप सभी जानते हो इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की बात करूं तो एनोड क्या करता है, एनोड में जो हाइड्रोजन है वो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में चला जाएगा। एनोड पर चिपका हुआ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं। एनोड में जो हाइड्रोजन था वो सॉल्यूशन में गया, कौन से फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में। और हाइड्रोजन आयन को बनाते समय उसने इलेक्ट्रॉनों का क्या किया, त्याग किया। जब हाइड्रोजन आयन में हुआ, चेंज हुआ, उसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। ये इलेक्ट्रॉन कहां रह गए, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए इसने प्लेट पर। मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बना लेता हूं क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन पर जाना स्टार्ट करेगा प्लेट पर इलेक्ट्रॉन छोड़ता चला जाएगा और प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अच्छा, प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाएगी तब हम इलेक्ट्रोडों से निकले वायर को एक सर्किट के थ्रू जोड़ देंगे। एक सर्किट के थ्रू इसलिए भी जोड़ेंगे कि अगर यहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए या इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा हो जाएं, वे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें ड्यू टू सेम चार्ज, और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वायर के थ्रू होने लगेगा। भाई यहां अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू दूसरी ओर जाने लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो पक्का है कहां पर इंटर करेगा, कैथोड पर। अगर कैथोड इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं मान जाऊंगा कि सेल पर होने वाली रिएक्शन संतुलित है। लेकिन पहले अभी इलेक्ट्रोड पर केवल यही चेंज नहीं आया है, केवल हाइड्रोजन आयन में ही थोड़ी चेंज हुआ है एनोड पर। अब ये क्या हुआ, जैसे ही हाइड्रोजन आयन में चेंज हुआ, ये हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव होने के कारण हाइड्रोक्सिल आयन से कंबाइन करता है। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन से कंबाइन करता है। कैसे कंबाइन करता है, इस चीज को चेक करते हैं। 4 जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए थे वो हाइड्रोक्सिल आयन से कंबाइन करते हैं। 4 हाइड्रोक्सिल आयन से कंबाइन करके, क्यों, हाइड्रोक्सिल आयन पर निगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन आयन पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप ऐसे समझ सकते हो, H प्लस OH माइनस, प्लस माइनस को समाप्त कर देगा, H और OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। सोचने वाली बात है, एक H और एक OH आयन मिलकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तैयार करते हैं। हमारे पास कितने हाइड्रोजन आयन थे, 4। ये 4 हाइड्रोजन आयन अगर 4 OH के साथ कंबाइन करते हैं तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तैयार होगा। तो 4 मॉलिक्यूल तैयार होते हैं वाटर के। अगर मुझसे कोई कहे कि सर आपने तो एनोड की अभिक्रिया 2 स्टेप में लिख रखी है, हमें एनोड की अभिक्रिया 1 स्टेप में अगर लिखी मिल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 2 स्टेप पे एनोड की रिएक्शन मिली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप सिंगल स्टेप पर एनोड की रिएक्शंस को आसानी से दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो, बड़ा आसान है। आपने हाइड्रोजन गैस को लिया, हाइड्रोजन गैस, अब या ऐसे भी समझ सकते हो आप इस चीज को, ये हाइड्रोजन आयन कैंसिल हो गया। हाइड्रोजन गैस प्लस लेफ्ट साइड पे 4OH माइनस, एरो ये तो कैंसिल हो गया था, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो आप एनोड की रिएक्शन चाहो तो 2 स्टेप पे लिख लो। मैंने स्टेप वाइज चेंज होते हुए दिखाया कि कैसे हाइड्रोजन चेंज होता है। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम लगता है तो आप एक सिंगल स्टेप पे भी लिख सकते हो इस चीज को। इस रिएक्शन को कोई सिंगल स्टेप पे लिखने में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो बेटा रिएक्शन हो गई एनोड पर। लेकिन अभी मैं क्या सोचता हूं, क्या सेल का केवल एनोड ही रिएक्शन करता है? तो नहीं, अगर सेल का एनोड रिएक्शन करता है तो फिर सेल में उपस्थित कैथोड भी रिएक्शन करता है। कौन सी रिएक्शन करता है? अगर एनोड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की रिएक्शन कर रहा है तो कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की रिएक्शन करेगा।
तो मैं कैथोड पर चलता हूं कि कैथोड किस हिसाब से रिएक्शन करती है, तो मैं यहां लिखे देता हूं रिएक्शन अब यहां पर कैथोड की चलेगी कि जो इस सेल में कैथोड है वो किस टाइप से रिएक्शन करता है। तो बेटा बड़ा आसान सा है, जो भी मैंने वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा अब इस देखो एनोड ने लास्ट में रिएक्शन करके क्या लिया, जल हाइड्रोजन लिया, OH आयन लिए, वाटर मॉलिक्यूल बनाए। ये वाटर मॉलिक्यूल H+ आयन OH- आयन इसी इलेक्ट्रोड यहां पर आ गए होंगे। वाटर मॉलिक्यूल जो बने हैं एनोड के द्वारा, जो वाटर मॉलिक्यूल बने हैं, मैं 4 मॉलिक्यूल्स को तो लिख दूं, मैं 4 मॉलिक्यूल्स को, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये वाटर के मॉलिक्यूल भी कैथोड पर अवेलेबल है, कैथोड पर टच करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और वहां से आने वाली ऑक्सीजन गैस भी इस पर रिएक्शन करेगी। मतलब मुझे अगर रिएक्शन करने के लिए कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं कैथोड पर क्या रिएक्शन करूं, तो मैं बताऊंगा एनोड से बना हुआ जल वो कैथोड के कांटेक्ट में है, उधर से ऑक्सीजन गैस भी कैथोड से कांटेक्ट में है। तो मुझे अगर रिएक्शन लिखनी होगी कैथोड पर, तो मुझे वाटर को ले लेना होगा और ऑक्सीजन गैस को ले लेना होगा। तो मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिए, साथ में मैंने ऑक्सीजन गैस को लिया। मैं वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस को अगर लेना स्टार्ट करूं, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। जैसे रिएक्शन करते हैं, ये बनाते हैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। सर जी आपने तो 2H2O + O2 लिखा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, आपको कैसे पता चल गया OH पर निगेटिव चार्ज आने ही वाला है? तो दो, आप एक स्ट्रक्चर फॉर्मूले में, इसके 2 रीजन हैं कि OH पर निगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा। एक तो आपने OH का स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, OH- आयन का, कि स्ट्रक्चर फॉर्मूले के बेसिस पे। दूसरा माइनस चार्ज, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। अगर ये सेल है, अगर इसका एनोड इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो मुझे पक्का कंफर्म था कि कैथोड वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। और क्योंकि कैथोड में मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज। अब अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करूं, तो बेटा मैं देखता हूं इस साइड पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोक्सिल आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किए, 4 हाइड्रोक्सिल आयन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किए होंगे। क्योंकि अभी देखो इधर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि एक OH पे एक माइनस चार्ज का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब क्योंकि 4 माइनस चार्ज है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पर भी वो 4 इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे, तब जाकर हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस होगी। अभी इस रिएक्शन में क्या देखता हूं कि वाटर लिया, ऑक्सीजन गैस लिए, 4 इलेक्ट्रॉन भी लिए, तब हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस किए। क्योंकि आपने वाटर लिया, ऑक्सीजन लिया और इलेक्ट्रॉन लिए, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए गए, इसलिए रिएक्शन का टाइप है रिडक्शन या अपचयन। तो मैंने अपचयन रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। हाँ, इस अभिक्रिया में एक अलग चीज है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको बात करता हूं, एक रिएक्शन में आप इससे समझ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। क्या इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि सर जी जब एनोड पर आपने रिएक्शन लिखी थी, एनोड पर वाटर के 4 मॉलिक्यूल तैयार किए गए थे। नोट करने वाली बात है, वाटर पर के 4 मॉलिक्यूल बनकर तैयार हुए थे, 4 अणु बने थे जल के। लेकिन कैथोड में केवल 2 अणु यूज में आए, अर्थात सेल में जल बन रहे थे 4 अणु, लेकिन यूज में केवल कितने अणु आ रहे थे, 2। अगर सेल में 4 मॉलिक्यूल वाटर के हर बार बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल केवल इलेक्ट्रोड एक्सेप्ट करेगा, अभी सोचो इस सेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी। भाई क्या हुआ, बनते हैं वाटर के 4 मॉलिक्यूल और एब्जॉर्ब होते हैं 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना। इसका मतलब इस सेल के अंदर जल की मात्रा धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। अभी सोचो अगर जल की मात्रा बढ़ने लगेगी, अभी आपके दिमाग में इस बात को रखना है, अगर इस सेल में जल की अमाउंट बढ़ी, दूसरे शब्दों में अपेक्षाकृत KOH की मात्रा क्या होगी, घटेगी। अगर जल की मात्रा बढ़ती है तो उसकी अपेक्षा तो KOH लगातार कम ही है, और जब ज्यादा मात्रा में जल अमाउंट बढ़ेगा, आप ऐसा कह सकते हो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय घोल था यह तनु होने लगा है। तनु का मतलब है इसकी सांद्रता कम हो गई है, और जल की अमाउंट कैसी हो गई है, बढ़ गई है। धीरे धीरे जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कम होती रहती है, अर्थात जल के अणुओं की मात्रा बढ़ती रहती है,
उस समय धीरे धीरे फिर सेल रिएक्शन करना भी कैसा कर देता है, कम। लेकिन ये बहुत कम हो पाता है। क्यों बहुत कम होता है? जल के क्यों ऐसा नहीं हो पाता? तो उसका रीजन है जो भी एक्स्ट्रा वाटर तैयार होता है, इस एक्स्ट्रा वाटर को हम लोग यहां से फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा जल फिल्टर करके अलग हुआ तो फिर इस फिल्टर हुए जल को पीने के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी ने अपोलो अंतरिक्ष अभियान को लॉन्च किया था। उस समय इसी सेल का प्रयोग किया गया था रॉकेट के अंदर। इसी सेल के हिसाब से, इसी सेल की सहायता से लिक्विड हाइड्रोजन से सेल को चलाया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई, और वो जो एक्स्ट्रा वाटर की मैं बात कर रहा था, वो जो एक्स्ट्रा वाटर प्रोड्यूस हुआ था, अंतरिक्ष वैज्ञानिक उसे फिल्टर करके पी लेते थे। इससे एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि साइंटिस्ट को अंतरिक्ष में एक्स्ट्रा वाटर लेके जाने की कोई जरूरत नहीं थी। सेल से ही जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा था वो आसानी से फिल्टर करके पिया जा सकता था। हाँ, अब ये तो हो गई सेल के विषय में इंफॉर्मेशन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेल के विषय में इंफॉर्मेशन। अब मुझे क्या है, मैंने एनोड की रिएक्शन को लिखा, मैंने कैथोड की रिएक्शन को लिखा। अब जरूरी है मैं पूरे सेल की रिएक्शन को लिख लूं। आपने पिछले सेलों को भी पढ़ा है कि अगर आपसे पूरे सेल की रिएक्शन को लिखने के लिए कहता है, एक पूरे सेल कंप्लीटली सेल के लिए कहता है, तो आप एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को आपस में जोड़ देते हो। मैं भी जोड़ूंगा एनोड की रिएक्शन और कैथोड की। एनोड की रिएक्शन ये लिखी हुई है, कैथोड की यहां लिखी गई है। मैं दोनों रिएक्शंस को जोड़ने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। 4H2O मिट गया है, ये जोड़ेंगे। लेफ्ट साइड में जुड़ेगा और राइट साइड में जुड़ेगा। सबसे पहले 4OH को कैंसिल कर देगा। 4 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे। यहां 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहां के 4 में से 2 मॉलिक्यूल वाटर को छोड़ेगा और 2 मॉलिक्यूल वाटर को खत्म कर देगा। मैं देखता हूं बचता क्या है। यहां बचता है 2H2 प्लस और O2, सॉरी आगे 2H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन क्योंकि गैस फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो आप सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ थे आप उनकी स्टेट भी बता सकते हो, कौन सा सॉलिड स्टेट में था, कौन सा लिक्विड स्टेट में था और कौन सा गैस स्टेट में था। तो ये बेटा सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। अब सेल से जुड़े हुए कुछ विशेष फैक्ट हैं, कुछ विशेष जानकारियां हैं। इन विशेष जानकारियों को भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर सेल में बने विशेष जो जानकारी है इसकी वो क्या क्या है, क्योंकि इस प्रकार के सेल से जो फैक्ट होते हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैं सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को मिटा देता हूं, आप इसको नोट कर लें। जो भी ना समझ में आए मुझे बताएं, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। तो हम इस रिएक्शन को मिटा देते हैं। तो मैं सेल से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें बता देता हूं। आखिर सेल से जुड़ी हुई विशेष बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले सेल में जुड़ी हुई विशेष बातें कि सेल वर्क किस स्टेज पे करता है। तो मैं क्या बोलता हूं, सेल 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में तथा 20 ATM से 40 ATM के बीच में वर्क करता है। सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, सेल के लिए अच्छा ताप परास या दाब परास क्या है? तो दाब के लिए सेल का परास है 20 ATM से 40 ATM, और टेम्परेचर के लिए अगर देखा जाए तो 70 ATM से 140 ATM। मैं इस सेल की इस टेम्परेचर के हिसाब से मैं क्या सोच सकता हूं, मुझे इस सेल के लिए ना तो 70 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए। अगर 70 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर आप सेल को दोगे, हाइड्रोजन ही आयनों में नहीं टूटेगा, और जब हाइड्रोजन ही आयनों में नहीं टूटेगा रिएक्शन होगी नहीं। तो मुझे इस सेल को चलाने के लिए ना तो 70 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए, ना 140 से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो मुझे एक और फायदा मैं समझता हूं इस चीज़ से, सेल ना तो बहुत कम ताप पर कार्य करता है ना बहुत अधिक ताप पर कार्य करता है। अर्थात सेल को चलाने के लिए ना तो हमें इसका ताप बहुत कम करना पड़ेगा और ना ही इसका ताप बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बाई चांस आप सोचें सेल 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर वर्क करता तो ये टेम्परेचर मेंटेन करना कठिन था।
सेल एक छोटे से एक अच्छे टेम्परेचर पर वर्क करता है जिसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसलिए ये सेल इस मामले में भी अच्छा है कि ये एक अच्छी रेंज के टेम्परेचर पर वर्क करता है। अगर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर वर्क करता तो मुझे ये टेम्परेचर प्रोड्यूस कर पाना ही बहुत कठिन था। तो पहली बात सेल में अच्छाई ये है, ये एक अच्छे टेम्परेचर पर वर्क करता है जिसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। अगर मैं सेल के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज को चेक करूं तो बेटा इस सेल को बनाने में मुझे 2 गैसें मेनली यूज में लानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मैंने इस बात को भी चेक किया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर लास्ट में जल बनाया। आप सेल रिएक्शन देख रहे थे, लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ने जल बनाया था। किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं किया गया इस सेल में रिएक्शन के दौरान। तो मैं एक और लिखूंगा, सेल प्रदूषण मुक्त होता है। तो मुझे सेकेंड चीज इसमें अच्छी लगती है कि सेल जो है इसमें से किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन होने वाला नहीं है। पॉल्यूशन क्यों नहीं होता है मैं इसको बता दूं, क्या लास्ट में क्या बनाकर तैयार करता है, तो ये अंत में जल का निर्माण करता है। तो जल प्रदूषण है, इसको फिल्टर करके लोग पी भी सकते हैं, ये एक अच्छी चीज थी। तीसरी चीज अगर मैं देखूं, इसमें जो फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन गैस यूज हुई है ये अत्यंत हल्की होती है। अत्यंत हल्की होती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस अत्यंत हल्की होती है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ले जा सकते हैं। भाई अगर एक भारी ईंधन ले जाना हुआ तो उस ईंधन का वजन अगर ज्यादा हुआ तो उसे ट्रांसपोर्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत कठिन होता है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैसों में से एक है, इसका वजन बहुत कम होता है, इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। क्योंकि रॉकेट वगैरह पे तो हम लोग भी जानते हैं वजन जितना कम रहेगा उसकी स्पीड उतनी ही अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस अत्यंत हल्की जरूर होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को क्या गैस के ही रूप में यूज किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस को अगर गैस के रूप में रखेंगे तो हाइड्रोजन गैस ज्यादा स्थान घेरेगी। इसलिए हम हाइड्रोजन गैस को किस अवस्था में रखते हैं? द्रव। तो मैं इसे लिखे देता हूं, इसे द्रव अवस्था में प्रयोग किया जाता है। इसे द्रव अवस्था में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट नंबर हो गया। अगर मैं और आगे चलता हूं कि इस सेल की और एक खासियत क्या होती है, बड़ा आसान है इस सेल की खासियत को बताने के लिए कि जो ये सेल होता है इसकी दक्षता तकरीबन 70% होती है। 70% दक्षता का मतलब अगर ये 100 जूल एनर्जी को ले रहा है फ्यूल के फॉर्म में, तो ये 70 जूल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी अगर आप सेल्स की बात करोगे तो 30% एनर्जी प्रोड्यूस करते होंगे। अगर उनकी दक्षता देखी जाए 30% हो, 30% का मतलब अगर वो 100 जूल एनर्जी लेते हैं 30 जूल की विद्युत ऊर्जा देते हैं। ये सेल अगर 100 जूल एनर्जी लेता है तो 70 जूल एनर्जी विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल के दिखाता है। इसका मतलब इस सेल की दक्षता जो है वो बहुत ज्यादा है। एक और चीज, इस सेल में कुछ खत्म होने वाला ही नहीं। बाकी सेलों को देखना होगा, सेल वर्क करते हैं, एक समय सेल खत्म हो जाता है या तो बेकार हो जाता है अगर प्राथमिक हुआ, अगर सेकेंडरी सेल हुआ तो उसे चार्ज होने की जरूरत पड़ती है। इस सेल में कुछ भी ऐसा नहीं है। इस सेल में जब तक आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की सप्लाई करते रहोगे, सेल तब तक एनर्जी प्रोड्यूस करता ही रहेगा। अर्थात इस सेल के द्वारा हम निरंतर लगातार कंटिन्यूअस एनर्जी ले सकते हैं। तो मैं एक और बात यहां लिखे देता हूं, यह सेल का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। यह सेल लगातार ऊर्जा की पूर्ति करता है।
जब तक आप इस पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन करवाते रहोगे फ्यूल के फॉर्म में, आप 2 साल तक करवाते रहो, ये 2 साल तक लगातार एनर्जी देता रहेगा। 2 दिन तक करवाओ, 2 दिन तक एनर्जी देता रहेगा लगातार। मतलब आप जब तक इस पर फ्यूल की पूर्ति करते रहोगे ये लगातार एनर्जी को भी देता रहेगा। यह सेल लगातार ऊर्जा की पूर्ति करता है। तो इस सेल में एक और खासियत है कि एनर्जी कंटिन्यूअस देता ही रहता है, एनर्जी इसकी खत्म होने वाली नहीं। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन इंजन सेल की इतनी खासियत है। हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया कि ये सेल वोल्टेज कितना देता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल लगभग 0.9 वोल्ट विभव उत्पन्न करता है। मतलब अगर मैं एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल को लगाता हूं, एक सेल को केवल, ये 0.9 वोल्ट देने वाला है। अब अगर आप श्रेणी क्रम में 2 सेलों को जोड़ देते हो एक दूसरे से, या आप 2 सेलों को यूज कर लेते हो 1.8 वोल्ट, ये तो अपनी डिमांड के बेसिस पे हमें कितने वोल्ट एनर्जी चाहिए, हम उस हिसाब से ही सेलों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। मुझे अगर एक सेल का विभव पता है, मैं जितने भी, जैसे मुझे 2.7 वोल्ट का विभव चाहिए, मुझे कितने सेलों को जोड़ना होगा, 3 सेलों को जोड़ना होगा, 0.9, 0.9 एंड 0.9, तीनों को ऐड कर दिए एक साथ 2.7 वोल्ट। तो 2.7 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। तो ये बेटा इंफॉर्मेशन हो गई हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की। अगर मैं अपने चैप्टर पर देखूं तो मेरे चैप्टर पर एक और आर्टिकल बचता है, संक्षारण या कुरजन क्या होता है। तो मैं संक्षारण को रखता हूं अपने अगले लेक्चर पर, मैं उसे पढ़ लूंगा। आज मैंने सेल को पढ़ा है। आपको सेल से रिलेशन में जितनी भी जानकारी आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं प्राप्त हो पाई, मुझे आप बताइएगा, मैं कमेंट के माध्यम से जैसे ही आप मुझे बताओगे मैं आपको वो जानकारी तुरंत अवेलेबल करवा दूंगा। तो बेटा आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। धन्यवाद।